हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ इंग्लिश पेडागॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। While teaching in a multilingual classroom, how can a teacher address the issues of diversity? एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में पढ़ाते समय टीचर जो है वो कैसे एड्रेस करे डाइवर्सिटी को, ठीक है, विभिन्नता को। मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम का मतलब होता है जहां हर तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम। बाय मैंडेटिंग द कंपलसरी यूज ऑफ स्कूल लैंग्वेज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ये कंपलसरी करके कि सारे बच्चे स्कूल की भाषा बोलेंगे, ये गलत बात है। बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग, बच्चे को डिस्करेज करेंगे कि तुम लोग नहीं बोलो मदर टंग में, ये भी एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। बाय रिकॉग्नाइज द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चे के मदर टंग को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको महत्व देंगे, ठीक है, ये एक राइट ऑप्शन है। बाय इग्नोरिंग द यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग के यूज को इग्नोर नहीं किया जाता है, मदर टंग को महत्व दिया जाता है, ठीक है। मदर टंग के यूज को इग्नोर नहीं किया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। A 3-year-old child is able to perform simple communicative tasks using single word phrases and short sentences। मतलब एक 3 साल का बच्चा जो है वो फ्रेज और शॉर्ट सेंटेंस यूज करके या सिंगल वर्ड यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो कम्युनिकेट पा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑरेसी, ठीक है। लिटरेसी ये नहीं है, क्रिएटिविटी भी नहीं है और लैंग्वेज लर्निंग भी नहीं है। मेटालिंग्विस्टिक रेफर्स टू, मेटालिंग्विस्टिक किसको कहते हैं? मेटालिंग्विस्टिक ए पर्सन्स एबिलिटी टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, मतलब सिर्फ उसका अंडर लैंग्वेज को समझने का नहीं, ए पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को भी नहीं कहते, मेटालिंग्वल लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब मेटालिंग्विस्टिक होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी और कल्चर से रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो लैंग्वेज का स्टडी किया जाता है उसी को कहते हैं मेटालिंग्विस्टिक। पर्सन्स एबिलिटी टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स, लैंग्वेज पे वो रिफ्लेक्ट कर सके और लैंग्वेज कैसे काम करता है इस पे वर्क कर सके। पर्सन्स एबिलिटी टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट कर सके और यह काम कैसे करता है इसको भी रिफ्लेक्ट कर सके, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। पर्सन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन मैनी लैंग्वेजेस, इसको मैनी लैंग्वेजेस में अगर वो रीड एंड राइट कर सकता है तो उसको मेटा लिंग्विस्टिक नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे। A student has difficulty in recalling sequence of letter in words and frequently losing visual memory. This may be associated with, वो क्या होता है, लेटर के सीक्वेंस को नहीं समझ पाता है, मतलब कि जो लिखा हुआ है जैसे कि ये WAS लिखा हुआ है तो ये नहीं समझ पाएगा, इसको SAW वो पढ़ सकता है, ठीक है। वॉच को 100 पढ़ सकता है, ठीक है, वो बी को जो है डी पढ़ सकता है। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है डिसलेक्सिया। जब बच्चा लेटर के सीक्वेंस को नहीं समझ सकता और उसको गलत पढ़ता है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। Which of the following language is not included in 8th schedule of Indian Constitution? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी बोडो है, संथाली है, मणिपुरी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है।
एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इज, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए, सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है मोटिवेशन। आप अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है, या अगर आप ही कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो कोई लाख कोशिश करके भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? मोटिवेशन। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। बच्चा मोटिवेटेड होगा तो ही आप उसको कुछ पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, बच्चा नहीं पढ़ेगा अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो। ठीक है। The teacher goes through the text quickly in order to get its central idea and substance, understands its organization and comprehends the tone of intention of the writer. The sub skill of reading is known as, इसको कहते हैं स्किमिंग। जब आप आइडिया जानना चाहते हैं कि राइटर जो है वो इंटेंशन ऑफ राइटर, मतलब आप राइटर का इंटेंशन जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसका एक आइडिया लेना चाहते हैं, ओवरऑल एक जिस्ट लेना चाहते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया जानना चाहते हैं कि आखिर वो राइटर क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके इंटेंशन को आप समझते हैं, तो उसको कहते हैं स्कीमिंग। ठीक है। और जब आप पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ ढूंढने के लिए, कुछ उसमें से आप कुछ ढूंढते हैं, तो वो होता है स्कैनिंग। लेकिन जब आप राइटर के इंटेंशन को जानना चाहते हैं, उसका एक ओवरऑल आइडिया जानना चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो वो होता है स्कीमिंग। ठीक है। If a teacher is directing learners to work on place and meaning of words, sentences, what could this is related to, मतलब एक टीचर जो है लर्नर को क्या कह रहा है, किसी वर्ड के मीनिंग और प्लेस के बारे में पता करने के लिए, कि उस वर्ड के मीनिंग और प्लेस के बारे में पता करो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है। जब किसी वर्ड के प्लेस और मीनिंग के बारे में पता किया जाता है, तो इसको कहते हैं सिंटैक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेट करने वाला दोनों एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता है। तो ये है न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर छपता है तो छप जाता है, छप के आपके पास आता है, तब आप उसको रीड करते हैं। बाकी तीनों चीज में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों एक दूसरे को देखता है, इसमें भी दोनों एक दूसरे को देखता है, और इंस्टेंट चैट भी दोनों एक दूसरे के साथ सेम टाइम में करता है। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है? एक दूसरे को सेम टाइम में, जैसे ही छापने वाला और पढ़ने वाला एक टाइम में नहीं होता, छापने वाला पहले छाप देता है, पढ़ने वाला बाद में पढ़ता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब जो एक टाइम में नहीं होता है। Which aspect of language should be seen mainly as a process of discovering uses and functions of items through exposures to spoken and written inputs? कहता है कि आप which aspect of language should be seen mainly as a process of discovering uses, जब आप यूज करना चाहते हैं, और फंक्शन ऑफ आइटम्स थ्रू आप स्पोकन के लिए और रिटन के लिए, तो रिटन और स्पोकन के लिए जो है आप क्या यूज करना चाहेंगे? ग्रामर। ग्रामर किस लिए होता है? कि आप किसी चीज को सही से लिख सके और सही से किसी भी चीज को सही से बोलने के लिए और सही से लिखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ग्रामर की। ठीक है। विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की किस एस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी सही यूज करने के लिए स्पोकन और रिटन में? ठीक है। तो ग्रामर। If learning of a language is not an automatic process, then what is it associated with? अगर ये ऑटोमेटिक होता है तो उसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिक होता तो इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, तो जो ऑटोमेटिक नहीं होता है उसको कहते हैं लर्निंग, जिसमें प्रयास करके सीखा जाता है, मेहनत से सीखा जाता है। ठीक है।
जब आप लैंग्वेज को प्रयास करके सीखते हैं तो उसको कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग, और जब ये ऑटोमेटिक होता है तो इसको कहते हैं एक्यूजिशन। ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग मेनली emphasizes ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीखेंगे तो आपका क्या स्ट्रांग होगा? आपका लिसनिंग होगा, राइटिंग होगा? नहीं, रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग होगा। क्योंकि क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन विधि जो है ये रीडिंग और राइटिंग पे ही जोर देता है, ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देता। इसलिए जो लोग ग्रामर ट्रांसलेशन विधि से सीखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं, वो क्या होता है, पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन बोलने के समय और सुन के समझने के समय उन्हें दिक्कत होती है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस पर जोर देता है? वो रीडिंग और राइटिंग पर जोर देता है। और इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या किया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना अपना करके डायरेक्ट मेथड को अपनाया जाता है, बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे बोल भी सकते हैं और सुनकर समझ भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन पहले जमाने में चलता था क्या, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे बच्चे लिख भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे, लेकिन बोलने और सुनकर समझने में दिक्कत होती थी। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस पर जोर देता है, वो रीडिंग और राइटिंग पर जोर देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following two skills are known as receptive language skill? रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होता है? तो लैंग्वेज स्किल कौन कौन सा है? एल एस आर और डब्ल्यू। एल एस आर डब्ल्यू ये लिसनिंग है, ये स्पीकिंग है, ये रीडिंग है और ये राइटिंग है। बच्चा सबसे पहले लिसनिंग सुनना सीखता है, फिर स्पीकिंग बोलना सीखता है, फिर रीडिंग पढ़ना सीखता है और फिर राइटिंग सीखता है। बाद में फिर चारों मर्ज हो जाता है। तो ये जो कह रहा है कि इसमें रिसेप्टिव कौन सा है, दो तरह का होता है। एक होता है प्रोड्यूस करना, जिसमें कि आप प्रोड्यूस करते हैं, और एक होता है रिसेप्टिव, जिसमें आप ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव। तो जब आप लिसनिंग करते हैं, यानी कि जब आप सुनते हैं, तो क्या करते हैं, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग हो गया। और जब आप स्पीकिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो दूसरे का ही लिखा हुआ पढ़ते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो एस और डब्ल्यू नहीं हुआ, एल और आर हुआ, यानी लिसनिंग और रीडिंग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिव। रिसेप्टिव। और एस और डब्ल्यू यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। और लिसनिंग और रीडिंग में हम क्या करते हैं, दूसरे का ही लिखा हुआ पढ़ते हैं या दूसरे का ही कहा हुआ सुनते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। तो इसको रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। ठीक है। A teacher has instructed his students to prepare a slide presentation on a given topic. Students are to include pictures, graphics, media clips and links to resource. What competence will students exhibit at the completion of this project? कह रहा है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को कहता है कि एक तुम स्लाइड प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक पर, एक जो टॉपिक उसको दिया गया है उस पर तैयार करो, और उसमें क्या करना है, पिक्चर इंक्लूड करना है, ग्राफिक इंक्लूड करना है, मीडिया क्लिप्स सब कुछ इंक्लूड करके कराना है। तो इसमें कौन सा कंपिटेंसीज जो है स्टूडेंट का वो पता चलेगा। तो ये पता चलेगा, रिकॉग्नाइज द मीडियाज स्ट्रेटजी टू इन्फॉर्म एंड परसुएड। ठीक है, वो मीडिया के स्ट्रेटजी को कैसे पहचानेगा और कैसे उसको परसुएड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रिकमेंड्स द लर्निंग थ्रू द मदर टंग। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो मदर टंग से किस क्लास तक पढ़ाने की बात करता है, वो 8 क्लास तक। हर जो शिक्षा नीति बनाया जाता है, जैसे कि पहले कोठारी कमीशन बना 64 से 68 में, तो उसने भी कहा कि 5 क्लास तक जो है आप मातृभाषा में पढ़ाइए। उसके बाद एक 68 में बना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने भी कहा कि 5 क्लास तक आप
मातृभाषा में पढ़ाइए। फिर 86 में जो बना उसने भी कहा कि 5 क्लास तक आप मातृभाषा में पढ़ाइए। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बना उसने भी कहा कि 5 क्लास तक जो है आप मातृभाषा में पढ़ाइए और हो सके तो आप 8 क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाइए। हालांकि 5 क्लास के बाद जो है स्टूडेंट एक क्लासिकल लैंग्वेज रखेगा और एक फॉरेन लैंग्वेज रखेगा। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, तमिल, संस्कृत, उड़िया कुछ भी, और फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मन कुछ भी। लेकिन 5 क्लास तक आप मातृभाषा में पढ़ाइए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है कि 5 क्लास तक 8 क्लास तक जो है आप मातृभाषा में पढ़ाइए। ठीक है, तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस बार के आए हुए सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बाय।